हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे बच्चे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हमने पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस की साइट किधर है, यानी कि एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। नाउ हमने एक और चीज़ जानी थी, हमने बात की थी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। एंड एक एक्सपेरिमेंट किया था एमर्सन आर्नोल्ड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने PS1 PS2 की बात की थी। नाउ ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। PS1 PS2 से ही जुड़ा हुआ है आपका लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन समझने के लिए लाइट रिएक्शन तो समझना पड़ेगा। सो आज की क्लास में हम लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। कहीं पे भी दिक्कत आए, समझ में नहीं आए, स्टॉप कीजिएगा और उसको दोबारा से सुनिएगा। कोई डाउट आए तो आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपके डाउट्स कमेंट्स में आंसर कर दूंगी। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा आज के लेक्चर को। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते एक बार फट से उनको अपने बारे में बता दूं। मैं बच्ची शिवांगी शर्मा, मैं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आपको मैं तैयार कराती हूँ 11th 12th और नीट एग्जाम के लिए। अब तक बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है और मेरी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी आप जैसे कई सारे बच्चों के साथ। सो यहाँ पे इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। इट इज अ बिग चैप्टर। लास्ट क्लास में अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, पिगमेंट्स, लोकेशन के बारे में पढ़ा था। सो हमने अब तक ये वाले पार्ट को खत्म किया। आज बेटा हम यहाँ पे पढ़ेंगे द लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, chemoosmotic hypothesis. This we have done in L1. This we are going to discuss in this lecture. तो जिन बच्चों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज बेटा इस लेक्चर को देख लेंगे। एंड देन उसके बाद C3 C4 पाथवे और हम कैम पाथवे भी पढ़ेंगे। ये वाला पार्ट आपका लेक्चर नंबर 3 में कवर होगा। सो इस लेक्चर में हम किस तरीके से फॉरवर्ड करेंगे। सबसे पहले फोटो सिस्टम की शुरुआत हमने की थी लास्ट लेक्चर में। We'll see the difference between photosystem 1 and photosystem 2. आपको मैंने कहा था कि इसके डिफरेंसेस लिख करके आइएगा, तो चलिए मेरे साथ रिवाइज करेंगे। Then we'll start with the light reaction. लाइट रिएक्शन में बहुत कुछ होता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है। इसी में ही फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है। फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट। एडीपी में फॉस्फेट को ऐड करके हम एटीपी बनाएंगे। सो लाइट रिएक्शन में हमें क्या चाहिए, हमें एटीपी बनाना है, NADPH2 बनाना है, ताकि यही दोनों चीजें फिर जाकर के डार्क रिएक्शन में काम आए। सो हम यहाँ पे ये सारे प्रोसेस पढ़ेंगे। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, यहाँ पे क्या ऑस्मोसिस है, क्या कीमो, क्या केमिकल बना रहे हैं, ये इस चीज में हम पढ़ेंगे। सो नाउ सबसे पहले Let's discuss about the photosystems. तो फोटोसिस्टम कुछ नहीं है, ये है। हमने क्या कहा, दो तरीके के फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ध्यान रखिएगा बेटा, जो आपके साइनोबैक्टीरिया होते हैं और जो आपके प्लांट्स हैं, इनके अंदर दोनों फोटोसिस्टम PS1 एंड PS2 ये साइमल्टेनियसली काम करते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर केवल एक ही फोटोसिस्टम 1 होता है। नाउ ये क्या है, फोटोसिस्टम इज नथिंग बट कुछ पिगमेंट्स का कॉम्प्लेक्स। और वो पिगमेंट्स है मेरे दो तरीके के पिगमेंट्स। एक मेरा मेन पिगमेंट विच इज द क्लोरोफिल ए, जो मेरा एक्टिवेटर है। सो नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं, उसे हम कहते हैं द रिएक्शन सेंटर। तो द रिएक्शन सेंटर इज एक्चुअली द क्लोरोफिल ए। और बाकी जो हमारे पिगमेंट्स हैं, विच इज क्लोरोफिल बी, विच इज योर कैरोटीनॉइड्स, जिसमें कैरोटीन और ज़ेंथोफिल्स आते हैं, ये बेटा आपके एसेसरी पिगमेंट्स हैं।
इनको हम एंटीना भी बोल रहे थे क्योंकि ये लाइट को ट्रैप करके पास कर रहे थे फोटोसिस्टम में क्लोरोफिल ए को, अभी देखेंगे। और इनको शील्ड भी बोला क्योंकि बचा भी रही थे उन्हीं को। नाउ इन्हें हम कहते हैं LHP which is light harvesting pigment। क्या कहूंगी इनको? लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट। LHP बेटा एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स भी हैं। नाउ वी विल सी, ये जो LHP है इसके साथ कुछ प्रोटीन्स भी हैं और तब इसको LHC कहते हैं, जो कि है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट इट इज, ये फोटो सिस्टम है क्या? फोटो सिस्टम कुछ नहीं है, आपका क्लोरोप्लास्ट में आपकी फोटोसिंथेसिस होती है, तो वहीं पे ये एक यूनिट है, एक ऐसा यूनिट जहां पे एक्चुअली लाइट ट्रैप होती है और जहां से आपकी फोटोसिंथेसिस शुरू होती है। ये कुछ इस तरीके का होता है। सो यहाँ पे मेरे पास बीच में, मान लीजिए इसको मैं ब्लैक कलर से कलर कर देती हूं, ये बीच में मेरे पास प्रेजेंट है द रिएक्शन सेंटर विच इज क्लोरोफिल ए, और उसके साइड में प्रेजेंट होते हैं बाकी पिगमेंट्स, द LHP, द लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। ये जब साथ में एक बनाते हैं फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम वो यूनिट है जो कि लाइट को ट्रैप करेगा। सो लाइट बेटा पड़ रही है, और लाइट क्या है यहाँ पे? सनलाइट पड़ रही है। तो सनलाइट में जो लाइट एनर्जी आती है वो पैकेट्स में आती है, लाइट एनर्जी फोटॉन्स के रूप में आती है। तो ये जो फोटॉन्स हैं ये एक्चुअली इनमें पड़ते हैं। आपके जो भी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं ये उस सारी सनलाइट को ट्रैप करेगा। अगर आप देखेंगे दीज आर ट्रैपिंग, ये लाइट इस पे आई, ये लाइट इस पे आई, ये लाइट इस पे आई, फिर इनमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे इस एक्टिवेटेड इस रिएक्शन सेंटर को। सो ये जो क्लोरोफिल ए है ये एक्टिवेट हो जाएगा बाय दोज इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं यहाँ पे इन पिगमेंट मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रॉन डोनर कहूंगी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फिर से, लाइट आई इन वाले पिगमेंट्स में, LHP के पास, इन्होंने क्या किया? ये एक्साइट हुए। बेटा जब भी किसी चीज पे लाइट पड़ेगी या कोई भी एनर्जी पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पे जाते हैं, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, लेकिन ये सारे अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं विच इज द रिएक्शन सेंटर, और ये फिर और एक्साइट हो रहा है और इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो यहां से फिर फाइनली इलेक्ट्रॉन का रिलीज होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ इसे जो सबसे पहले पकड़ेगा उसे कहेंगे द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। द प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इसको ये कहेंगे। अब देखिए फोटो सिस्टम 1 और 2 की क्या कहानी है। बेटा फोटो सिस्टम 1 का मतलब है जो पहले जिसके बारे में पता लगा, फोटो सिस्टम 2 जिसको बाद में डिस्कवर किया, इसी से उसको 1 और 2 नाम दे दिया। फोटो सिस्टम 1 अगर आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था? PS1, इसको P700 से भी डिनोट करते हैं क्योंकि ये बेटा मैक्सिमम 700 की वेवलेंथ, मतलब 700 तक अगर लाइट, 700 वेवलेंथ तक अगर लाइट आती है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो एक्चुअली ये उसकी पहले की शुरुआत की सारी में एक्टिवेट हो रहा है, 700 तक की लाइट में ये एक्टिवेट होगा। लेकिन जो हमारा PS2 होता है इसे हम 680 बोलते हैं, P680, क्योंकि ये मैक्सिमम
680 नैनोमीटर तक की लाइट ही सहेगा। अगर मेरी लाइट 680 नैनोमीटर से ऊपर हुई तो PS2 डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर अलग अलग जगह पे ये दोनों ही प्रेजेंट हैं। लाइट तो एक ही समान आ रही है, सो दोनों फोटो सिस्टम काम कर रहे हैं। बट जब लाइट 680 से ज्यादा हो गई उस समय पे PS2 शट्स डाउन और केवल PS1 फंक्शनल रहेगा। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखते हैं इसके क्या डिफरेंस है। पहले बात करते हैं PS1 की। तो जैसे मैंने कहा ये P700 कहा जाता है, यानी ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक लाइट आएगी। यानी जब तक लाइट 700 तक आ रही है, 600 हुई, 650 हुई, 650 हुई, 650, 670, 680, 700 तक ये खराब नहीं हो रहा। कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पे खराब नहीं हो रहे। तो एसेसरी पिगमेंट्स शील्ड की तरह काम करेंगे, क्लोरोफिल ए को ऑक्सीडेशन से बचाएंगे और ये अपना काम करता रहेगा। अब यहाँ पे क्लोरोफिल ए ज्यादा होता है क्लोरोफिल बी के कंपैरिजन में। दूसरा है मेरा फोटो सिस्टम 2। यहाँ पे मेरा अब वही सारे पिगमेंट्स हैं, मेरे पास क्लोरोफिल ए है और उसके आसपास मेरे एसेसरी पिगमेंट्स हैं, एंटीना पिगमेंट्स, क्योंकि वो लाइट को आगे दे रहा है, पास कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ क्लोरोफिल ए ऐसा है जो कि अगर मेरी 700 वाली वेवलेंथ आई तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉन वहां से रिलीज नहीं होगा, दिस विल नॉट वर्क। एंड यहाँ पे बेटा क्लोरोफिल ए और बी समान मात्रा में होता है। सो क्या मैं ये नहीं कह सकती कि फोटो सिस्टम 1 एक्चुअली बना हुआ है 700 तक लाइट तक? इसमें LHC1 भी है, क्योंकि LHC1 तो यही हो गया खुद है, और इसमें LHC2 भी है। क्यों? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2 भी है, क्योंकि ये तो 680 नैनोमीटर तक है और इसकी लिमिट तो 700 तक है, तो ये भी इसमें काम करेगा। लेकिन वहां पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केवल ये वाली लाइट की वेवलेंथ और LHC2 ही रहेगा। नाउ वेयर आर दीज प्रेजेंट? तो ये प्रेजेंट तो आपके क्लोरोप्लास्ट में ही है। क्लोरोप्लास्ट के ही थाइलाकॉइड में आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स होते हैं। अब ये एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है? सो देखिए बेटा, लेट्स सपोज ये आपके क्या है, दीज आर दी ग्राना। ये क्या होते हैं आपके? ये आपके ग्राना है, मतलब ये पूरा ग्राना है जो कि यहाँ पे मैंने 3 थाइलाकॉइड बनाए हैं। अब ये आपका स्ट्रोमा लैमेला होता है और उसके बाद ये आपका ग्राना हुआ। सो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूं, ये मेरा एक थाइलाकॉइड है, ये पूरा ग्राना है और इसको कहते हैं स्ट्रोमा लैमेला। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन इज, ये एक्चुअली कहां पे प्रेजेंट है? सो PS1 उन जगह पे प्रेजेंट है जो नॉन अप्रेस्ड है। अप्रेस्ड मतलब जो किसी से प्रेस नहीं हो रखा, मतलब जिसके ऊपर कोई और नहीं है, ऊपर ही ऊपर से प्रेजेंट है, सरफेस पे प्रेजेंट है। सो लेट्स सपोज हम इसकी बात करते हैं, मैं इसको पर्पल कलर से दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर ये वाली जगह, इन जगह पे ये प्रेजेंट। These are present in the non-appressed regions. तो ये यहाँ पे भी प्रेजेंट है। ठीक है, these are present in the non-appressed, so in the region of thylakoid and the stroma lamellae. बट अब अगर मैं बात करूं फोटो सिस्टम 2 की, तो फोटो सिस्टम 2 बेटा प्रेजेंट है ऑन दी appressed region, ऑन दी appressed region। तो उसको लाइट कलर से दिखाते हैं, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है, इधर प्रेजेंट है। ठीक है, जो एपरेस्ड रीजन है, 2 थाइलाकॉइड के बीच में जो रीजन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक चीज सुनेंगे बेटा, यहीं से सारी चीजें क्लियर होंगी और जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर होता जाएगा। बेटा जो वाटर की स्प्लिटिंग है, हमने ये पढ़ा था कि उसमें से H+ निकलता है, वो H+ NADP+ को रिड्यूस करता है, उसे NADPH2 बनाता है और ये NADPH2 हमें आगे चाहिए डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज बनाने के लिए, ये पता है हमें। तो फोटोसिस्टम 2 में एक्चुअली वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग होती है। सो यहां पे देखेंगे मैंने क्या बोला, ये वाटर मॉलिक्यूल, ये H+ O2 और इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बैलेंस करूंगी तो ये हो गया। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग आपकी फोटोसिस्टम 2 में हो रही है, यानी ये आपके इन रीजन में हो रही है। ल्यूमेन थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन यहां पे आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए, if PS2 is absent, there is no splitting of water molecules. यानी अगर मेरी लाइट 680 से ऊपर हो गई तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट नहीं होंगी। तो यहां पे तो स्प्लिटिंग नहीं हो रही। अब मैं बोलूं कहने को तो यहां पे भी हो रही है, क्योंकि इसमें तो 680 भी है, 700 तक है। तो अब यहां पे अगर हम कंक्लूड करें तो 680 तक वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होती है। सो इफ देयर इज नो PS2, वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग नहीं होगी। यहां पे अगर देखा जाए, क्योंकि 700 तक लाइट है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग यहां पे एब्सेंट होती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ, इसके H+ की मेरे को जरूरत है आगे इस चीज में NADP+, मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स में से निकले हुए H+ से NADPH2 बनाना है, और वो कब पॉसिबल है, यहां पे पॉसिबल है। तो ये वाला जो रिडक्शन है ये आपका PS1 में होता है, इट इज एब्सेंट इन PS2। ये सारी चीजें अभी देखो आगे जाकर के क्लियर होगी कि क्यों हो रहा है, इसीलिए मैंने सारे स्टार्टिंग में डिफरेंस आपको बताए। नेक्स्ट, ATP की फॉर्मेशन यहाँ पे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों होती है, यहाँ पे ये एब्सेंट है। क्यों है ये हम आगे देखेंगे। दोनों साइक्लिक यहाँ पे एब्सेंट है, क्यों? यहाँ पे बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, तो यहाँ पे कौन सी होगी, होनी तो यहाँ पे भी चाहिए, कौन सी होगी वो हम अभी आगे देखेंगे। लेकिन PS1 में दोनों होती है, और ये साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का क्या मतलब है ये अभी आपको समझ में आएगा। अभी इसको दिमाग में बैठ करके लेके चलो। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फोटोसिस्टम 1 में मेरे आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल सी ये आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन्स आगे क्या भाई बढ़िया सा कमाल करके वाले हैं। यहाँ मैग्नीशियम, क्लोराइड और कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट है। इस डिफरेंस को अच्छे से नोट डाउन कीजिए। दिस डिफरेंस विल एक्सप्लेन द एंटायर लाइट रिएक्शन। प्लीज नोट दिस डाउन। एंड नाउ लेट्स मूव टू द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन से पहले एक बार इस डायग्राम को अपने दिमाग में देखेंगे, क्योंकि आगे इसी डायग्राम को हम यूज करेंगे। सो ये देखिए बेटा, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का जो अंदर वाला पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोला, और ये आपके ग्रीन वाले थाइलाकॉइड्स हैं। इनमें लाइट रिएक्शन हो रही है, इन्हीं के अंदर PS1 और PS2 प्रेजेंट है। इन्हीं में PS1 और PS2 प्रेजेंट है। जो आपकी लाइट आती है, जो भी लाइट आ रही है वो यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ट्रैप हो रही है, PS1 PS2 संभाल रहे हैं। अब वाटर मॉलिक्यूल भी आ रहा है, तो प्लांट ने जाइलम से पानी लिया, पानी गया सेल्स में, सेल गया थाइलाकॉइड में, पानी गया थाइलाकॉइड में। अब कहाँ जा रहा है, ल्यूमेन में जा रहा है। तो ये पानी भी यहीं पहुंच रहा है, और यहाँ पे इस लाइट इस पानी को स्प्लिट कर रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है।
तो ऑक्सीजन स्टोमेटा से बाहर निकलेगा तो ये थाइलाकॉइड से बाहर निकल रहा है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल करके जाएगा। यहां पे इन चीजों में कुछ चीजों की और जरूरत है। इन्हीं चीजों में एटीपी और NADPH2 बना। NADPH बोल दो बनते हैं एक्चुअली, NADPH प्लस H प्लस, तो NADPH2 कह देते हैं। ये बना, ये जो लाइट रिएक्शन में ये दोनों चीजें बनी, ये बेटा यूज होती है स्ट्रोमा में होने वाले डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन को केल्विन साइकिल कहा। क्यों कहा देखेंगे, बट केल्विन साइकिल कहा। अब ये जो यहां से बना ATP NADPH2 यहां यूज होगा और निकल क्या रहा है भाई, ATP यूज हो रहा है तो एनर्जी यूज हो रही होगी, तो यूज होने के बाद फिर से ADP बन गया। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में ऐड होता है फॉस्फेट और ATP बनता है। तो ATP बना होगा, जब यूज हुआ होगा तो वापस अलग हो गया, क्योंकि इन्हीं ATP के बॉन्ड्स में एनर्जी सेव है। तो जब ये बॉन्ड्स टूटेंगे एनर्जी को यूज कर लिया, तो बॉन्ड तोड़ने के बाद ADP दोबारा मिला, NADP प्लस दोबारा मिला, ताकि ये दोबारा यूज हो सके। तो ये चीजें आप देखिए। इसी वक्त यहाँ पे प्लांट ने जो लिया कार्बन डाइऑक्साइड वो स्ट्रोमा में आ रहा है और यहाँ पे उसकी रिडक्शन हो रही है। कौन करता है, NADPH2। उसके बाद आपका यहाँ पे शुगर बना, स्टोर हुआ, यही प्लांट में चीजें होती हैं। अब व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली, अगर मैं ईच एंड एवरी स्टेप में देखूं तो मेरे पास अब क्या क्या मिलने वाला है, ध्यान से सुनेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द लाइट रिएक्शन। सो वेरी सिंपल बच्चे, ये जो लाइट रिएक्शन है इसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पे आपके PS1 PS2 दोनों ही इन्वॉल्व है। एंड नाउ यू नो, अगर 700 के ऊपर लाइट गई, 700 तक गई, तो PS2 उस टाइम शट डाउन हो रहा होगा। सो ये एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, ये बच्चे ग्राना की मेम्ब्रेन में हो रहा होगा। स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, लाइट रिएक्शन आपका ग्राना के मेम्ब्रेन में हो रहा है, क्योंकि ग्राना के मेम्ब्रेन में आपका PS1 PS2 दोनों है, यहीं पे आपका PS1 PS2 दोनों है। तो ये बेटा आपका स्ट्रोमा में क्या है, स्ट्रोमा में जो स्ट्रोमा लैमेले है यहां पे आपका PS2 है, तो ये इधर भी कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली क्या होगा, लाइट एब्जॉर्ब होगी बाय PS1 एंड PS2, लाइट एब्जॉर्ब होगी। तो मान लीजिए आपका, लेट्स सपोज दिस इज योर PS2, यहां से लाइट आई, ठीक है, यहां से लाइट आई और अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज का मतलब है सारे एसेसरी पिगमेंट्स ने लाइट को ट्रैप किया, उसने वो एनर्जी क्लोरोफिल ए को दी, क्लोरोफिल ए ने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए तो ये एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। अब एक बात बताइए, जब बेटा आपके कोई इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट में जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा वहां पे रहता है, वो धीरे 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 नीचे आता रहता है। सो यहां पे आपके पास बहुत सारी चीजें होने वाली है, यहां पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते रहेंगे, देयर विल बी सम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, और ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। जब लगे कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई, जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो जाएगी फिर वो दोबारा तो ऊपर नहीं जाएगा, अब वो चला जाएगा,
अब वो कहाँ जाएगा वो हम देखेंगे। लेकिन क्या हुआ, लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, हाई स्टेट में गया, किसी ने एक्सेप्ट किया, फिर लो स्टेट में जाता जा रहा है, फिर ये कहीं जाएगा। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है तो जो एनर्जी ये रिलीज करते जा रहा है, अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिलीज्ड। और इसी सब के दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है तो यहाँ पे बेटा जो ये एनर्जी छोड़ रहा है वो एनर्जी से आपका एटीपी बनेगा। जब ये एनर्जी डाउन हो रही है इलेक्ट्रॉन की, इट इज कमिंग डाउन, समवेयर और दी अदर इसको एक्सेप्ट करता है, इट इज कमिंग डाउन, तो जो एनर्जी उस टाइम एनर्जी बन रही है, छूट रही है, वो एनर्जी स्टोर हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स। एंड द वेरी नाइस एग्जांपल इज एटीपी। एटीपी के बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर हो जाती है। सो यहाँ पे मैंने क्या समझा कि लाइट यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिलीज हुई, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए बेटा, इट विल ट्रैवल, व्हेन इट विल ट्रैवल तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा, ये पास होता रहेगा और अब आपकी यहाँ पे एनर्जी ट्रैप होगी। यहाँ पे आपकी एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो यहाँ पे एक्चुअली ट्रैप होती है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी की फॉर्म में ये एनर्जी ट्रैप होती है। ठीक इसी तरह मुझे यहाँ पे NADP प्लस भी रिड्यूस होता है। एक बात बताइए, NADP प्लस अगर इसे बनाना है NADH2, ये लाइट रिएक्शन में ही बनती है। मुझे क्या क्या चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, मुझे हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन को एक H+ आयन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसी ना किसी तरह इसके पास आएंगे। ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये कुछ प्रोटॉन्स लेगा और आपका ये बनेगा। यस और नो? समझिए पहले क्या होगा भाई, मेरी इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं तो एनर्जी ट्रैप होकर के एटीपी के फॉर्म में बनेगी। मुझे लाइट रिएक्शन में NADBH2 भी बनाना है क्योंकि यही आगे डार्क रिएक्शन में काम आएगा। तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ प्रोटॉन से बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन कहां से आएंगे, वी विल लुक इनटू दिस। तो मुझे यहाँ पे ये दो चीजें मिली, एक मुझे यहाँ पे एटीपी मिला और एक मुझे यहाँ पे आपका NADH2 मिला। नाउ ये बेटा जो दो चीजें हैं, ये जो दो मेरे को चीजें मिली, इसे कहते हैं एसिमिलेटरी पावर जनरेटर। भाई आखिरकार खाना बनाना है ना, और आखिरकार फूड बनाना है, स्टार्च बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, तो उसके लिए एनर्जी कौन देगा, ये सब देंगे। तो ये मेरे एक्चुअली दीज आर दी एसिमिलेटरी पावर जनरेटर्स, ये खाने को बनाने में मदद करेंगे। ये बेटा ये ना, ये एसिमिलेटरी पावर जनरेटर्स होते हैं EDP और NADH2। ये किसने कहा था, ये आर्नोल्ड और स्नॉट ने कहा था, ये आर्नोल्ड और स्नॉट ने कहा था। पूरी स्टोरी की तरह प्रॉपर कर रहे हैं। एंड नाउ ये जो है रिएक्शंस, ये आपके फोटोकेमिकल रिएक्शन है। इसको क्या कह दूंगी, फोटोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि लाइट से हम कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को बना रहे हैं जो हमें खाना बनाने में मदद करेगी। ये बेटा रॉबर्ट हिल ने बताया था, तो इसको हिल रिएक्शंस भी कहते हैं। सो इसी को हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं एंड ये नाम पड़ा रॉबर्ट हिल के थ्रू। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आई। ये यहाँ पे बात हो रही है
लाइट रिएक्शन की। अब हम ये देखेंगे ये सारे प्रोसेस कैसे होता है, लेकिन एक बार हम डार्क रिएक्शन को भी समझते हैं, क्योंकि आखिर ये मुझे यूज करने हैं, तो इनका क्या मतलब है बेटा। सो देखिए, डार्क रिएक्शन इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये एक्चुअली आपके कोई किसी तरीके के डार्क रिएक्शन नहीं है कि अंधेरे में होगा। इसका मतलब है कि ये लाइट की इसको जरूरत नहीं है, इसलिए इसको डार्क बोल दिया। दोनों बातों में फर्क है। तो जो ATP और NADPH2 बना, ये कहां बन रहे हैं, ये आपके थाइलाकॉइड्स में बन रहे हैं। यस और नो, लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होती है। तो ये बेटा जो बने आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में बने, अब ये चले जाएंगे स्ट्रोमा में। सो व्हाट विल हैपन इज, जो ATP है, जो NADH2 है, ये आपके पहुंच जाएंगे स्ट्रोमा में। यहाँ पे स्ट्रोमा में बहुत सारी एंजाइम्स हैं और इन एंजाइम की मदद से फाइनली बनेगा ग्लूकोज। फाइनली बनेगा ग्लूकोज। यही स्ट्रोमा में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और यही कार्बन डाइऑक्साइड को NADH2 रिड्यूस करके बनाएगा ग्लूकोज। ठीक है। अब एक और चीज बच्चे, इन रिएक्शंस में कार्बन चाहिए, कार्बन की यहाँ पे जरूरत है। सो हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को किसी चीज में फिक्स करते हैं और यहाँ पे जरूरत हो रही है आपकी बहुत सारी चीजों की। यहीं पे ATP और NADH2 की जरूरत हो रही है। एंड क्योंकि ये कार्बन पे डिपेंडेंट रिएक्शन है, इसीलिए हम इसको कहते हैं दी कार्बन रिएक्शन। तो जैसे लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहा, इसको हमने कार्बन रिएक्शन कह दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब लाइट रिएक्शन हमें आज की क्लास में पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, कैसे ATP ये सब बनेगा। लेकिन बेटा उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, विच इज रिडॉक्स पोटेंशियल। अक्सर बच्चों को रिडॉक्स पोटेंशियल समझ में नहीं आ पाता है, बट यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे। अब तक हम क्या जानते हैं कि जब हाइड्रोजन ऐड होता है या ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, तो उसको हम कहते हैं रिडक्शन। यस और नो? अगर मैं आपको बोलूं कि रिडक्शन क्या है बच्चे, तो आप झट से कह दोगे कि हाइड्रोजन की एडिशन या ऑक्सीजन का रिमूवल। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब आप इसको कैसे करेंगे। सो मान लीजिए जब कोई एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन, या मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे गेन हो गया ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब बेटा उसको हम रिडक्शन कहते हैं। तब उसको हम रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जब हमने देखा था कि NADP प्लस जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, तो NADPH2 बना। एक मिनट, हाँ ठीक है, NADPH2 बना। तो यहां पे ये हुआ है आपका रिड्यूस्ड। अब दूसरी चीज यहां पे देखिए, हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यस और नो? ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब ठीक यहां पे इलेक्ट्रॉन का उल्टा होगा। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट नहीं, लॉस होगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, यानी कि जब लॉस हो रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है। सो एक चीज बताइए, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रही थी तो आपका ऑक्सीजन H+ और इलेक्ट्रॉन मिल रहा था। यस और नो? तो वाटर यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तभी तो हमने कहा था ऑक्सीडाइजेबल जो है वो H+ देगा। तो ये 2 चीज यहाँ पे समझिए। दूसरी चीज, जितना ज्यादा किसी का रिडॉक्स पोटेंशियल है, द मोर वैल्यू ऑफ रिडॉक्स पोटेंशियल
that is the more positive value, there is more tendency to gain electron. More tendency to gain electron यानी कि reduced. ज्यादा टेंडेंसी है उसके रिड्यूस्ड होने की. इस चीज को नोट डाउन करिए. आप समझते हैं इसका एप्लीकेशन. नाउ हमें अब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करना है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है आपका फोटोसिंथेसिस के अंदर, जो एक्चुअली आपका ग्राना यानी उसके अंदर जो थाइलाकॉइड्स है उसकी मेम्ब्रेन में हो रहा है. सो देखिए मेरा मतलब समझे यहाँ पे क्या है. हमें पता है कि ये मेरे ग्राना है, थाइलाकॉइड्स बहुत सारे मिलकर के इसको ग्राना कहते हैं. अब अगर मैं इस एक की बात करूं तो ये कैसा होगा? बाइलिपिड लेयर होगी इस तरीके से. ठीक है, आपको पता है कुछ प्रोटीन्स होते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं. अब यही प्रोटीन्स मिला करके कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं भाई. अच्छा मान लीजिए PS1 है, ये वो भी ऐसे ही सिचुएटेड है. और इसी तरीके से मेरा ये पूरा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन है ना, ऐसी ही मेरी मेम्ब्रेन होगी. ये मेरा क्या हो गया? थाइलाकॉइड का ल्यूमेन. पूरी मेम्ब्रेन इसी तरीके से होगी. सो हमने क्या बोला था? रिडॉक्स पोटेंशियल की बात करी कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा. कि रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है? कि इलेक्ट्रॉन लिया, एक्सेप्ट किया, गेन किया तो हम रिड्यूस हो गए, और अगर हमने दिया तो हम ऑक्सीडाइज हो गए. जिसका ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रॉन को लेता रहेगा, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा. हमने लाइट रिएक्शन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और ट्रैवल करेगा. सो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता रहेगा. जिसका ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल होगा उसके पास जाता रहेगा. और इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो इस लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी ट्रैप होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. अब ये इलेक्ट्रॉन मूव का करेंगे, इसी मेम्ब्रेन में ही तो मूव करेंगे. सो मान लीजिए यहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा. सो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ट्रैवल करेगा. ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रैवल करेगा, इसी मेम्ब्रेन में ट्रैवल करेगा. नाउ ये किस तरीके से करेगा? सो यहां देखिए बच्चे, मान लीजिए मैं यहाँ पे PS2 बना रही हूं. PS2, तो PS2 में आपके पास क्या होता है? आपके पास क्लोरोफिल A है और आपके पास एसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं. तो मान लीजिए कि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. ठीक है, अब क्यों हुआ ये रिलीज? क्योंकि यहां से सनलाइट आ रही थी, यहां से फोटोन आ रही थी, और जब फोटोन आई तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ. इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा सबसे पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. इसने किया क्यों? क्योंकि इसके पास रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा था. फिर यहाँ पे कुछ और आएंगे, यहाँ पे बेटा कुछ आएंगे आपके प्रोटॉन कैरियर. एक एक चीज को ध्यान से सुनिए. और आपके साइटोक्रोम के कुछ कॉम्प्लेक्स, कुछ प्रोटॉन कैरियर आएंगे, कुछ साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स आएंगे. ये इलेक्ट्रॉन इनके पास से ऐसे आगे आगे जाता रहेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, यहां पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी ट्रैप होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ऐसे ही एटीपी बनता है. अब देखिए बेटा, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. सो नाउ जैसा हमने कहा कि PS1, PS2 दोनों साथ साथ काम करते हैं, तो इस तरीके से ये काम करेंगे. ये साथ साथ तभी काम कर पा रहे हैं जब लाइट 680 नैनोमीटर तक है, क्योंकि अगर लाइट 680 के ऊपर चली गई तो PS2
शट डाउन हो जाएगा, PS2 तब काम नहीं करेगा। सो देखिए बच्चे, यहाँ पे इस चीज को देखिए, ये मेरी यहाँ से लाइट आई, ठीक है। अब ये मेरी आई फोटो सिस्टम 2 के पास, तो यानी कि लाइट मैक्सिमम 680 नैनोमीटर से आ रही होगी। जब यहाँ पे लाइट आई तो इसमें बेटा आपका क्या हुआ, एनर्जी, हाई एनर्जी आ गई और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला। तो ये मेरा रिएक्शन सेंटर है, क्लोरोफिल ए है, दिस इज द क्लोरोफिल ए। इसमें से मेरे निकले 2 इलेक्ट्रॉन, ये चले गए मेरे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, और यहां से अब ये हाई एनर्जी में चला गया भाई, अब ये वहीं थोड़ी रहेगा, नीचे आएगा धीरे धीरे। सो ये यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होएगा। सो यहाँ पे आपके पास कुछ A, B, C चीजें हैं, इनसे ये ट्रांसपोर्ट होते 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 आ रहे हैं। अब मैंने आपसे कहा PS1 और PS2 साथ साथ काम करेगा। PS1 काम करता है 700 नैनोमीटर तक, तो ये 680 में भी तो काम ही करेगा। तो जब लाइट इस पे आएगी तो इसके इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स भी निकल रहे हैं, यहाँ पे भी कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पे भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है, फिर यहाँ से भी वो नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पे भी कुछ ABC है। अब यहाँ पे देखिए, हर इलेक्ट्रॉन जहां से निकला उसकी पूर्ति होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि मैंने किसी को अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो भाई मुझे वापस चाहिए होगा, अदरवाइज मैं कैसे अपना काम करूंगी। तो जब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये पहुंचे इस फोटो सिस्टम 1 के पास, इसी फोटो सिस्टम 1 के पास से 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर निकले। ध्यान से सुनिए, फोटो सिस्टम 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, धीरे धीरे नीचे आए, यहीं पे ATP बन रहा है। अब कीमोऑस्मोसिस क्यों कहा, विल सी आगे। फिर फोटो सिस्टम 1 में से भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, इस इलेक्ट्रॉन का यूज किया NADP प्लस ने बनाने के लिए NADPH। H जोड़ना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो यहां से मिल गया। तो इसी तरीके से NADPH बनता है लाइट रिएक्शन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन गए NADPH के पास, NADP प्लस के पास, और NADPH बना, लेकिन उसके लिए उसको H प्लस भी चाहिए। ये वो कहां से लेगा हम देखेंगे। अब जब इसके 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा और इसको पूर्ति करनी पड़ेगी। सो जो PS2 से इलेक्ट्रॉन निकला वो यहाँ पे इसके पास चला गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कौन करेगा, इसके पास भी तो कुछ होना चाहिए। सिंपल सी बात है ना भाई, इसके पास भी तो इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करनी है। सो जो एक्चुअली वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन भी निकल रहे हैं, प्रोटॉन भी निकल रहे हैं, और वो प्रोटॉन यहीं पे है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा इसकी पूर्ति करने के लिए। सो नाउ अगर मैं इस चीज को यहां पे आपको समझाना चाहूं, सो लेट्स लुक एट हियर बेटा। मान लीजिए ये मेरा PS2, ये मेरा PS1, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जब निकला तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल किया, फिर ये जा रहा है इसके पास। इसी तरीके से इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकला और ये इलेक्ट्रॉन यूज हुआ NADPH2 बनाने के लिए। हमने क्या पढ़ा था कि जब PS2 है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, तो वाटर की स्प्लिटिंग ल्यूमेन में होती है। वाटर स्प्लिट होगा, हाइड्रोजन आयंस भी बनाएगा, ऑक्सीजन भी बनाएगा, इलेक्ट्रॉन भी बनाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ति करेगा। इसकी पूर्ति इसके इलेक्ट्रॉन ने करी और इसकी पूर्ति वाटर के इलेक्ट्रॉन ने करी, ठीक है। अब यहीं पे NADPH हमने बनाना देखा, और ATP भी कब बनेगा, जब ये धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। लेकिन इसको आगे देखने से पहले हमें देखना होगा कि ये जो डब्बे डब्बे बीच में है, ये कौन है जो इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के आगे बढ़ा रहा है, ये कौन है जिनका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा 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 है, तभी इलेक्ट्रॉन को आगे एक्सेप्ट करते जाते हैं।
सो देखिए बेटा, मेरे पास अगर मैं बात करूं PS2 की, पहले PS2 है, तो PS2 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है दैट इज फियोफाइटिन। ठीक है, चलिए, तो यहां से मैं ये सब मिटा रही हूं और मैं इसको अब यहां पे मेंशन करूंगी। इन वाली इंफॉर्मेशन को अभी हम देखिए कैसे मेंशन करेंगे। तो PS2 की अगर मैं बात करूं, इसका फोटोन इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन होता है। देन बेटा इसके पास है प्लास्टोक्विनोन, जिसको PQ लिखते हैं। देन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, उसके अलावा प्लास्टोसाइनिन, जिसको हम PC से लिखते हैं, PC से लिखते हैं। नाउ अगर मैं यहाँ पे बात करूं PS1 की बारे में, तो PS1 का जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये अभी तक पता नहीं चला है, इसकी कोई डिस्कवरी नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा, तो इसको हम X से डिनोट करते हैं बिकॉज वी डू नॉट नो इट। प्लस यहां पे भी आपके पास प्लास्टोक्विनोन है, यहां पे भी आपके पास साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम BF है, प्लास्टोसाइनिन है, लेकिन इसके अलावा एक और इससे पहले आता है विच इज फेरोडॉक्सिन। फेरोडॉक्सिन, अब देखिए अगर आपको याद हो, जब हमने PS1 लिखा था, PS1 में मैंने आपको कहा था कि इनके पास आयरन कंटेनिंग सल्फर प्रोटीन्स होंगे, तो वो आयरन यहाँ पे मदद कर रहा है। PS2 में हमने लिखा था कि उसके वो मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम वाटर की स्प्लिटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर। सो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ, वी आर डूइंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सबसे पहले PS2 ये कम लाइट पे काम करता है, और PS2 को क्या चाहिए होता है 680 तक ही। यहां से एनर्जी आई, फोटॉन्स आए, उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हुए आपके एक्साइट हुए। तो मान लीजिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके गए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। ये मैंने आपको क्या बोला, ये मेरा कौन है, दिस इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन, इसको PHE से हम लिखते हैं। अब ये फिर आगे पास होंगे, तो हमारे पास क्या है, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड वी हैव प्लास्टोसाइनिन। तो ये बेटा प्लास्टोक्विनोन के पास गया, फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया B6 एंड F, फिर ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाता है। तो यहाँ पे जिसका रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन उसके पास जाता गया। अब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी खत्म हो गई, इतनी एनर्जी से जो ऊपर गया, नाउ ये नीचे आ गया, तो ये मेरे डाउनहिल रिएक्शन है, ये डाउनहिल रिएक्शन है। अब जब ये नीचे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास चला गया, तो यहाँ पे ये अब इधर क्या हो रहा था, अब इसको हम उल्टा बना देंगे। PS2 का इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 के पास चला गया, 1 के पास जाकर के क्या हुआ, 1 में भी तो लाइट आ रही है, तो यहाँ पे वैसे तो इसकी 700 नैनोमीटर, लेकिन ये 680 पे भी काम करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी पूर्ति हो गई, ये लाइट आई, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इसका जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसको हम X कहते हैं। फिर ये आगे बढ़ा, और ये आगे बढ़ते बढ़ते सेम इस तरीके से जाएगा, फाइनली इलेक्ट्रॉन ये पहुंच जाएगा NAD+ के पास। ठीक है, चलिए अब ये हम आगे बढ़ते हैं कि कैसा होगा।
सो ये बेटा आपको एनसीईआरटी का डायग्राम है। सो जेड स्कीम क्या होती है? सो पहले तो इलेक्ट्रॉन एक पीएस सिस्टम, एक फोटो सिस्टम के गए, ऊपर गए, एलएचसी लिखा है, ठीक है, ऊपर गया, फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आया दूसरे के पास, इलेक्ट्रॉन का बीच में ट्रांसपोर्ट हुआ, फिर यहाँ से फिर से दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, फिर यहाँ से आपका ये एनएडी ने पकड़ा, एनएडी प्लस ने, तो यहाँ पे हुआ। तो ये जो लाइन है ये ऐसे आ रही है रिएक्शन वाइज, इसे हम जेड स्कीम कहते हैं। चलिए नाउ अब देखेंगे कि यहाँ पे क्या है। सो जो मैंने आपसे कहा था कि बच्चों कि व्हाट हैपन इज, यार PS1 को तो इलेक्ट्रॉन PS2 का मिल जा रहा है, लेकिन PS2 को इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा? वाटर की स्प्लिटिंग से। तो ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव्ड फ्रॉम PS2 are replaced by the electrons which is obtained from splitting of water molecules. This create oxygen, ऑक्सीजन भी बनाता है जो कि नेट प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। सो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद PS2। अब सारी चीजें समझ में आ रही है ना, इसीलिए तो PS2 में हमने वाटर स्प्लिटिंग लिखा था। नाउ बच्चे, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो अब हमने देखा कि जब हमारे इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे थे तो एनर्जी डाउन हो रही थी और वो एनर्जी ट्रैप हो रही है टू फॉर्म ATP। लेकिन ये ATP कैसे बनेगा? ATP के लिए चाहिए होता है ATP सिंथेज एंजाइम। वेयर आर दीज ATP सिंथेज एंजाइम प्रेजेंट, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है? फोटो का मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो हम करते क्या हैं, हम ADP में ऐड करते हैं फॉस्फेट, तब हमें मिलता है ATP। तो ये फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए फोटोफॉस्फोराइलेशन। नाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कैपेबिलिटी है एक्सट्रैक्ट करना एनर्जी फ्रॉम ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस। यहाँ पे ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंसेस कौन सा है? वाटर। तो वाटर ऑक्सीडाइज होता है, वाटर का इलेक्ट्रॉन PS2 के पास जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है, वो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, और नीचे आने से जो यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी होंगी हम देखेंगे क्या, उससे बेटा ATP बनता है। नाउ द प्रोसेस थ्रू व्हिच ATP is synthesized by the chloroplast is known as photophosphorylation। जब PS2 PS1, तो पहले PS2 काम करता है फिर PS1, ये जब सीरीज में काम करते हैं उसको बेटा हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्या बोला? जब ये दोनों साथ में काम करेंगे तो इसको नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन का, नॉन साइक्लिक। यहाँ पे ATP भी प्रोड्यूस होता है और NADPH+ भी प्रोड्यूस होता है। सो ये चीज हमें यहाँ पे पढ़नी है, उसके बाद हम फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ेंगे। सो चलिए बेटा इसको यहाँ पे समझते हैं। सो आई ड्रॉ इट हियर ऑल्सो, देन हम यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी देखेंगे। तो देखिए क्या था मेरे पास, PS2, मैंने बोला PS2 और PS1 जब साथ साथ काम करते हैं तो उसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। क्यों नॉन साइक्लिक? और ये बनेगा कैसे ATP? देखिए ये क्या है, ये सब मेम्ब्रेन्स में है, मेम्ब्रेन्स में ही वो सारे प्रोटीन्स है। तो ये पूरी चीज कहाँ हो रही है? मेम्ब्रेन में हो रही है। तो नीचे कहीं ल्यूमेन है, और ये बेटा जो ल्यूमेन है यहाँ पे वाटर स्प्लिट हो चुका है, H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन में। अब यहाँ पे आई सनलाइट और ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। सो मान लीजिए यहां से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, मान लीजिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब क्या होगा, ये कहां गया? ये गया आपका, ये PS2 है, ये फियोफाइटिन में गया। अब जब ये फियोफाइटिन में जाएगा बच्चे, ये कुछ नहीं है, इट इज अ कलरलेस क्लोरोफिल, ये कलरलेस क्लोरोफिल है।
आप चाहें तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअली जब हम इसको पूरा बैलेंस करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आप चाहें तो मैं इसको 4 इलेक्ट्रॉन के साथ भी बना करके दिखाती हूं। 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फियोफाइटिन ने इसको यहाँ पे पकड़ा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास? सो मैंने आपको कहा प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएंगे, तो ये गया प्लास्टोक्यूनॉन के पास। उसके बाद ये कहाँ जाएगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद, तो यहाँ पे आपका पहले आया साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, और फिर आपका प्लास्टोसाइनिन के पास आया। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जिसके पास ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल है उसके पास जाते जा रहे हैं। इसी बीच बेटा यहाँ पे एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। इसी बीच क्या होगा, यहाँ पे आपकी एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। अब देखिए एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस होगी। सो ये आपका एक तो बन गई एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी को इससे बनाते हैं, एक तो एटीपी इधर, ठीक है, और एक एटीपी इधर बनी, ठीक है। अब ये यहाँ पे हुआ, अब यहां से ये 4 इलेक्ट्रॉन किसके पास चले जाएंगे? इसके पास चले गए। अब यहां से फर्दर इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, लाइट तो इसके पास भी आ रही है, तो ये गए 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आए हैं, 4 ही निकलेंगे, 4 की ही पूर्ति हुई है। और बेटा मैंने क्या बोला, इसका हमको नहीं पता कौन है एक्सेप्टर, PS1 का, इसको हमने X नाम दे दिया। अब ये जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, तो फेरोडॉक्सिन के लिए हम लिखते हैं FD। फेरोडॉक्सिन को हम क्या लिखते हैं? FD लिखते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, फिर फेरोडॉक्सिन बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देता है NADPH को, तो NADP प्लस, ठीक है, से बना NADPH2। तो इसको इसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और 4 H प्लस चाहिए। ये H प्लस कहाँ से आएंगे? ये ऊपर से लेगा, हम देखेंगे अभी, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बन रहे होंगे जरूर, तो यहाँ पे क्योंकि हम 4 इलेक्ट्रॉन के संग खेल रहे हैं भाई, तो मेरे 2 NADPH2 मिल गए, ठीक है। और ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए। ये मेरा यहाँ पे क्या हुआ? दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या बना? कोई साइक्लिक प्रोसेस नहीं है। यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास गया, यहां से इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास आया, इलेक्ट्रॉन घूम करके वापस उसी जगह पे नहीं आया और यहाँ पे एटीपी बन गया, तो इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहेंगे। यही चीज बेटा फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 दिखाई, ये NAD प्लस बना, ठीक है। सो ये हमारा हुआ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो देखेंगे बच्चे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि क्या होता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड यहाँ पे when PS2 and PS1 work in a series, जब वो साथ साथ काम किए थे तब आपकी नॉन साइक्लिक हुई। ATP NADPH प्लस H प्लस यानी कि NADPH2 दोनों सिंथेसाइज हुई। दिस इज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम पढ़ेंगे, तो साइक्लिक के लिए बेटा आप इधर देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? अब यहाँ पे केवल साइक्लिक है, यानी कि एक फोटो सिस्टम काम नहीं कर रहा, और ये तब हो रहा है जब लाइट आपकी ग्रेटर हो गई। तो जब आपकी लाइट ग्रेटर हो गई देन 680 नैनोमीटर, यानी कि यहाँ पे ओनली PS1 विल वर्क। अब केवल PS1 ही वर्क करेगा। सो क्या हुआ आपके पास? यहाँ पे आपके पास हुआ PS1, ये आपकी यहाँ पे आई फोटोन, फोटोन आने के बाद
यहां से रिलीज हुए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए हमारे X के पास, X अब यहाँ पे फेरोडॉक्सिन के बाद NADPH नहीं दे रहा, क्या देगा देखिए, सो ये बेटा गए फेरोडॉक्सिन के पास। अब क्या होगा, प्लास्टोक्यूनॉन, प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6, फिर साइटोक्रोम F, फिर प्लास्टोसाइनिन। तो वही सारी कहानी है, वही सेम कहानी है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर इसके पास, फिर इसके पास। अब ये साइक्लिक प्रोसेस है, तो जहां से इलेक्ट्रॉन गया वो वहीं वापस आ जाएगा, आना तो है ना कहीं, और इसकी पूर्ति भी करनी है। भाई वाटर स्प्लिटिंग हो नहीं रहा, तो क्योंकि PS2 नहीं है, जब तक PS2 नहीं होगा वाटर स्प्लिटिंग होगा नहीं। यहाँ पे तो मेरे पास स्प्लिटिंग नहीं हो रहा, तो कहाँ पे आएंगे इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी ATP तो बना, यहाँ पे भी आपको ATP तो मिला, लेकिन मेरे 2 इलेक्ट्रॉन वापस आ गए उसी जगह, तो NADPH नहीं मिला, तो हमें NADPH2 नहीं मिला। आप समझे हमने स्टार्टिंग में क्यों लिखा था कि PS1 में NADPH2 बनता है, लेकिन PS2 में आपका जब PS2 भी काम कर रहा है और 1 भी काम कर रहा है तब आपके दोनों बनेंगे, लेकिन अगर केवल PS2 ही है तो ऑब्वियसली PS1 भी काम करेगा, क्योंकि PS1 तो 700 तक कर सकता है। चलिए नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, क्या कहती है फोटोफॉस्फोरेशन साइक्लिक। सो व्हेन ओनली PS1 इज फंक्शनल, सो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करके आ जाएगा विद इन द फोटो सिस्टम, सो देयर इज अ साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास इनटू NAD+। इसका मतलब ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, ये ग्राना में नहीं हो रही, क्योंकि ग्राना में अप्रेस्ड रीजन में PS2 था, नॉन अप्रेस्ड में PS1 था, स्ट्रोमा लैमेला में केवल PS1 था, तो ये एक्चुअली स्ट्रोमा लैमेला में होती है। और यहाँ पे NADPH2 नहीं मिलता, आप देख लीजिए स्ट्रोमा लैमेले में NADH2 के लिए एंजाइम नहीं होता, तो यहाँ पे NADP रिडक्टेज भी एब्सेंट होता है। देयर इज ओनली सिंथेसाइज ऑफ ATP, तो ये है साइक्लिक प्रोसेस। ऑलराइट, चलिए नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस, और अब बच्चे हमको समझना है द कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। यार हम बार बार कह रहे हैं ATP बन रहा है, NADPH बन रहा है, हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि NADPH के लिए H+ भी चाहिए, और ATP एनसीईआरटी में लिखा है कि एक प्रोटॉन ग्रेडियंट जरूरी है। वो प्रोटॉन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, सो देखिए अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊंगी, मान लीजिए कि ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, लेट्स सपोज दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ऑलराइट, अब इसके अंदर स्ट्रोमा है, तो ये वाला पार्ट स्ट्रोमा है भाई, ठीक है। अच्छा इसको बाहर ही लिख देते हैं, अंदर हमें बहुत कुछ बनाना है, और अंदर मेरे थाइलाकॉइड्स होते हैं, एक ही थाइलाकॉइड बनाऊंगी, तो ये आपके थाइलाकॉइड है ना, मैं एक ही बनाऊंगी, और ये भी मेम्ब्रेनस होते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसका ऊपर का मेम्ब्रेन ज्यादा बड़ा बनाऊंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाना है। लेट्स मेक इट फ्रॉम अनदर कलर। ये मेरा हो गया थाइलाकॉइड, एक ही थाइलाकॉइड बनाते हैं, एक ही मेम्ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। अब 2 मेम्ब्रेन कैसे बनेंगे भैया, इसका मैं ऊपर वाला बड़ा बना रही हूं, तो मैं इसको, क्योंकि मुझे ऊपर दिखाना है, ये कैसी मेम्ब्रेन है बेटा, इट इज अ बाइलिपिड लेयर, कुछ प्रोटीन्स हैं
और इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं, उन्हीं इंटीग्रल प्रोटीन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जहाँ पे होती है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं वो एक्चुअली आपके यही हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। यहीं पे PS1 PS2 वो वही सारे प्रोटीन्स हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो कहीं यहाँ पे मेरे पास है PS2, कहीं यहाँ पे मेरे पास है PS1। ठीक है, PS2 एक्टिवेटेड है, तो जब PS2 एक्टिवेटेड है तो ये स्प्लिटिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो गई, स्प्लिटिंग हो गई। ठीक है, अब यहां से सनलाइट आ रही होगी, सनलाइट भाई पड़ती है इस पे, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पे आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन को दिया, तो यहां से मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। लेट मी मेक सम अनदर कलर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया इसकी पूर्ति करने के लिए। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये फियोफाइटिन के पास जाएगा। ठीक है, फिर मुझे पता है ये किसके पास जाएगा, ये प्लास्टोक्यूनॉन के पास जाएगा, फिर ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा। तो आपके पास क्या है, B6F को एक साथ लिख रही हूं। फिर मुझे पता है ये प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा। ठीक है, बिल्कुल रटा दूंगी आज की क्लास में। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आ गया, अब ये किधर जाएगा भाई, ये इलेक्ट्रॉन PS1 के पास जाएगा। बहुत ही दूर बना दिए, PS1 के पास जाएगा। सो ये दो इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकले, मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का दिखा रही हूं, मैंने 4 का भी दिखा दिया, मैं अब सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं, तो यहाँ पे गलती मत निकालना भाई। ठीक है, चलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी यही हुआ, सनलाइट तो इसके पास भी आएगी, लाइट तो इसके पास भी आएगी, यहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, ये किसके पास गया, ये जाता है X के पास, X के पास जाने के बाद ये जाता है फेरोडॉक्सिन के पास, और फेरोडॉक्सिन फिर इसको दे देता है NADP+ के पास। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे इस तरीके से आ गए। इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो मिल गए, लेकिन अब इसको 2 प्रोटॉन भी चाहिए, तब जाकर के ये NADPH2 बनेगा। ये कहां से आएंगे, अब देखिए यहां पे सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रोमा में H+ प्रेजेंट होते हैं, ये क्या है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा से ये H+ लेगा। NADPH2 कैसे बनेगा, NADP+ स्ट्रोमा से H+ लेगा। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि ये जो प्लास्टोक्यूनॉन है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। देखिए बेटा, दिस प्लास्टोक्यूनॉन इज प्रोटॉन एक्सेप्टर, तो ये भी स्ट्रोमा से प्रोटॉन लेगा। तो यहाँ पे ये भी ये काम कर रहा है, यहाँ पे खूब सारे H+ पड़े हैं, और यहाँ पे भी H+ पड़े हैं, यहाँ पे भी H+ पड़े हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। ये क्या है, दिस इज द ल्यूमेन, ल्यूमेन है जहां पे वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है। सो अब क्या होगा, ये प्लास्टोक्यूनॉन यहां से 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने इधर से लिए फियोफाइटिन से, लेकिन ये H+ लेगा स्ट्रोमा से। क्यों, क्योंकि इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। जब इसने एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया होगा तभी तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर पाया होगा।
सिंपल सी बात है कि नहीं? प्लास्टोक्यूनॉन ने फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन लिया। मैंने कहा था जिसका ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल वो इलेक्ट्रॉन ले पाएगा। ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल यानी कि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। सो दिस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। इसने स्ट्रोमा से प्रोटॉन लिया, तभी ये इलेक्ट्रॉन ले पाया फियोफाइटिन से। लेकिन अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स उससे ज्यादा रिडॉक्स पोटेंशियल रखते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन अब इनके पास चला गया। तो जब इसने अब अपना इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को दिया, तो यहां से ये प्रोटॉन कहां जाएगा? भाई जब इलेक्ट्रॉन खोया तो प्रोटॉन भी तो खोएगा, तो ये इस प्रोटॉन को यहां पे भेज देगा। ये इस प्रोटॉन को यहां पे भेज देगा। दैट इज ऑल द कहानी। सारा लाइट रिएक्शन इसी चीज पे है। हमने कहा था कीमो-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब होता क्या है? ऑस्मोसिस का मतलब एक जगह ज्यादा ग्रेडियंट, एक जगह कम ग्रेडियंट। इस ल्यूमेन में वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है, यहां पे H+ है। इलेक्ट्रॉन तो ये फोटो सिस्टम 2 को दे रहा है। इस ल्यूमेन में H+ है, स्ट्रोमा में भी H+ है। इसी ल्यूमेन में यहां पे एटीपी सिंथेस प्रेजेंट है। ल्यूमेन में नहीं, एक्चुअली नीचे वाली मेम्ब्रेन में, जो ये थाइलाकॉइड के नीचे वाली मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेस। ये एटीपी सिंथेस एक प्रोटॉन पंप की वजह से एटीपी बनाएगा। प्रोटॉन पंप का मतलब है H+ पंप। H+ पंप का मतलब है इसको H+ चाहिए। H+ चाहने के लिए H+ होना भी चाहिए। ल्यूमेन में H+ है, वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इसलिए, लेकिन स्ट्रोमा में भी H+ है। मुझे यहां पे बार बार H+ डालना होगा। तो 2 तरीके से H+ आ रहा है। मुझे क्या करना है? मुझे स्ट्रोमा को लेस H+ करना है। तो एक तो NADP+ ले रहा है और एक प्लास्टोक्यूनॉन ले रहा है। स्ट्रोमा में अगर कम हो गया H+, तो यहां पे ग्रेडियंट बनता है किसका? ल्यूमेन में बढ़ाना है H+, क्योंकि वो हाई ग्रेडियंट ऑफ H+ इस एटीपी सिंथेस से एटीपी बनाएगा। तो H+ कहां से आ रहा है? वाटर की स्प्लिटिंग से, ठीक है। और कहां से आ रहा है? ये प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से ले रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाया, तो ये प्रोटॉन का क्या करेगा? वापस तो देगा नहीं, ल्यूमेन में दे रहा है। तो प्लास्टोक्यूनॉन से और वाटर की स्प्लिटिंग से यहां H+ आ रहा है। लेकिन एक और चीज करनी है, स्ट्रोमा में H+ कम करना है। तो वो कैसे हो रहा है? प्लास्टोक्यूनॉन स्ट्रोमा से ही ले रहा है तो कम हो रहा है, और NADP+ भी प्रोटॉन ले रहा है तो कम हो रहा है। तो ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बनने की वजह से आपका एटीपी सिंथेसिस हो पाता है। लुक एट दिस डायग्राम ऑफ NCERT। ये यहां पे लिखा है वाटर की ऑक्सीडेशन, यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिमूवल। अब ये यहां से H+ ये रहा, ये इसने अपना इलेक्ट्रॉन यहां दिया, ये इलेक्ट्रॉन गया प्लास्टोक्यूनॉन, ये PqH2 बना Q। ये प्लास्टोक्यूनॉन ने H+ लिया स्ट्रोमा से और ये बना PqH2। लेकिन ये क्यों बना? क्योंकि ये H+ भी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन भी। भाई जब इलेक्ट्रॉन H दोनों आया तो H बनेगा। अब ये आगे साइटोक्रोम B6BF में इलेक्ट्रॉन दिया और ये H+ यहां आया, ये प्लास्टोसाइन, ये PS1, ये, और वो इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने स्ट्रोमा से H+ लिया, और यहां पे एक तो इधर से H+ आ रहा वाटर की स्प्लिटिंग से, और एक प्लास्टोक्यूनॉन से आ रहा, ताकि यहाँ पे हाई H+ बना। और अब क्या हो गया?
स्ट्रोमा में हो गया लेस H प्लस, ल्यूमेन में हो गया मोर H प्लस, और उसी की वजह से ऑस्मोसिस होगी हायर टू लोअर पोटेंशियल, और ये एटीपी सिंथेज की वजह से होगी और एटीपी बनेगा। तो कैसे बनेगा बच्चे, ये यहाँ पे देखेंगे पहले। सो इसको मैं यहीं पे बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो थाइलाकॉइड है इसी के लोअर में यहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये कैसा होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजोम्स होते हैं ना, ठीक वैसा, लेकिन वहां पे हम F0 F1 बोलते हैं, यहाँ पे हम CF0 CF1 कहेंगे। यहाँ पे एटीपी सिंथेज है, तो ल्यूमेन से खूब सारा H प्लस यहाँ पे आता है, और ये एनर्जी प्रोटॉन्स की यूज होती है ADP से ATP बनाने में। So let's read the NCERT की लाइन देखिए। Since the splitting of water molecules takes place on the inner side of the membrane, inner side पे हो रही है, तो हाइड्रोजन आयंस और जिसको प्रोटॉन्स कहते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे ल्यूमेन में। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 से फिर 1 में, प्रोटॉन्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय प्लास्टोक्यूनॉन। ये होता है क्योंकि प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन लेगा, आउटर साइड ये आगे 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 जाता रहा। अब देखिए बेटा, इलेक्ट्रॉन एक होता है आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर बट नॉट अ हाइड्रोजन कैरियर, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ा रहा है। यहाँ पे एक प्रोटॉन कैरियर है जो उसको आगे ल्यूमेन में डाल देगा। हेंस दिस मॉलिक्यूल, अब ये जो मॉलिक्यूल्स है जिसको मैंने प्रोटॉन कैरियर बोला, ये रिमूव करेगा फ्रॉम द स्ट्रोमा और ट्रांसपोर्ट करेगा इलेक्ट्रॉन आगे चेन में। जब ये मॉलिक्यूल पास कर देगा आगे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे और प्रोटॉन को रिलीज कर देगा इनर साइड पे, ये हो गई बात खत्म। अब NADP रिडक्टेज एंजाइम फाइनली स्ट्रोमा की ही साइड पे प्रेजेंट है, ये आपके स्ट्रोमा से H प्लस लेगा और इसको PS1 से मिल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो ये NADPH2 बना लेगा, ठीक है। एंड विद दिस योर ATP is formed and NADPH is formed, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे द लास्ट थिंग विच वी हैव टू डू टुडे इज एक क्वांटम रिक्वायरमेंट और एक क्वांटम यील्ड। सो देखिए बच्चे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम रिक्वायरमेंट? इट इज द अमाउंट ऑफ फोटोन। भाई क्वांटम एनर्जी है ना, और क्वांटाजोम्स में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं फोटॉन्स को। तो द अमाउंट ऑफ फोटोन जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या, भाई नेट रिजल्ट तो ऑक्सीजन है। सो द अमाउंट ऑफ फोटोन टू प्रोड्यूस 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन कैसे मिला था, वही कहानी 2H2O, जब हम 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन की दिखा रहे थे भाई, तो 1 ऑक्सीजन मुझे यहां से मिलता था, ठीक है। 1 ऑक्सीजन मुझे यहां से मिला, मेरे को 1 ऑक्सीजन बनाने को मिलेगा। सो कितना हुआ बच्चे, मुझे कितने चाहिए, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए, यहां से मुझे 4H प्लस चाहिए होते हैं, ठीक है। अब एमर्सन ने ये कैलकुलेट किया था, दिस वाज कैलकुलेटेड बाय एमर्सन, कि 1 इलेक्ट्रॉन के लिए हमें 2 फोटोन चाहिए होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यानी 4 फोटोन के लिए मुझे कितने चाहिए होंगे, सिंपल सी बात है ना भाई। अच्छा इसको ऐसे लिखो कि 1 H2O 4 इलेक्ट्रॉन और 4 फोटोन मिला, और यहां से 1 ऑक्सीजन मुझे 1 ऑक्सीजन का निकालना है। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फोटोन, तो 4 इलेक्ट्रॉन के लिए कितने फोटोन, 8 फोटोन। 4 इलेक्ट्रॉन्स की में ही मुझे 1 ऑक्सीजन मिल रहा है, यानी 1 ऑक्सीजन के लिए मुझे चाहिए 8 फोटोन। तो ये है क्वांटम रिक्वायरमेंट। नाउ व्हाट इज क्वांटम यील्ड? ये उल्टी स्टेटमेंट है, ये कहता है कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाय 1 फोटोन, 1 फोटोन से कितना ऑक्सीजन मिला। तो सिंपल, 8 फोटोन से
हमें एक ऑक्सीजन मिला था, सो 1 फोटोन से मुझे 1/8 ऑक्सीजन मिलेगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.125। दिस इज द क्वांटम यील्ड। तो हम 1/8 तो इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते, हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। नाउ अब अगर मैं समराइज करूं लाइट रिएक्शन को, नाउ इफ आई समराइज द लाइट रिएक्शन, सो आपके फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 सब काम कर रहे थे, यस और नो। क्या क्या आपको मिला? बहुत कुछ मिल रहा है। मुझे क्या क्या यहाँ पे मिला, यहीं से शुरू करते हैं भाई। कितने? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स थे। 2 वाटर मॉलिक्यूल से क्या मिला? कितने चाहिए थे? 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट है। कितना मिला? 1 ऑक्सीजन मिला। कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कितने एटीपी? 3 एटीपी। 3 एटीपी कैसे मिले होंगे? 3 एटीपी कैसे मिले होंगे भाई? यहाँ पे आपके क्या होंगे? हमने क्या देखा था? एक आपका फोटो सिस्टम 1 जब काम कर रहा है तो आपका जब साइक्लिक हो रहा है वहां से 1, और नॉन साइक्लिक हो रही है, 2 बनाए थे मेरे वहां पे, तो आपको 3 एटीपी मिलते हैं साइक्लिक नॉन साइक्लिक में। उसके बाद आपको NADPH2 कितने मिलते हैं? 2 मिलते हैं, दोनों से 2 मिलते हैं। सिंपल कहानी, ये हो गया आपका लाइट रिएक्शन। नाउ इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डार्क रिएक्शन, द C3 साइकिल, द C4 साइकिल एंड द कैम्प पाथवे। आज मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लाइट रिएक्शन के में प्रॉब्लम होती है। कीमोऑस्मोसिस, हाइपोथेसिस, ATP, फॉस्फोराइलेशन, ये बहुत सारे पन्नों में लिखा है NCERT के, लेकिन वो सारी चीजें एक ही कहानी कहती हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है। आई होप आपको वो स्टोरी समझ में आई हो। एंड इसी तरीके से हम एक लेक्चर में पूरी डार्क रिएक्शन की स्टोरी करेंगे। C3 C4 कैम्प को ज्यादा अलग नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है और वो एक कॉन्सेप्ट से तीनों साइकिल्स पूरी होंगी। चुटकियों में याद करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में। आई होप आपको अच्छा लगा हो, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो आज के लिए इतना ही। बाय बाय एंड थैंक यू।